नमस्कार साथियों, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? बच्चों ध्यान दीजिए, हमारा गद्य एवं पद्य साहित्य का अभ्यास चल रहा था, यानी कि ये जो इकाई है गद्य एवं पद्य साहित्य की आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। इसका हम क्रमशः एक एक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, उसी चर्चा को आज के सत्र में आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं आपको टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उससे पहले बता देती हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल की इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए। साकल्य संस्कृतम के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल से जुड़ने का बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप अपकमिंग वैकेंसीज की अपडेट ले पाएंगे। कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही है, कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, कौन सी वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गए हैं, आदि सारी तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। फ्री नोट्स पीडीएफ में यहाँ मिलने वाले हैं आपको। क्लासेस की अपडेट भी मिल जाएंगी। क्लासेस कुछ यूट्यूब पर होती हैं, कुछ एप्लीकेशन पर भी स्टार्ट होने वाली है। उसकी इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसके बाद क्विजेस जो कि कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, जो शुरू होने वाले हैं, उनकी भी सूचना यहाँ पर ले पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से। बच्चों, हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी साकल्य संस्कृतम नाम से सर्च करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अपकमिंग वेबिनार्स, अपकमिंग लाइव फ्रॉम क्लासरूम सेशंस, सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाएगी। और कुछ पेड कोर्सेज जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, वो शुरू होने वाले हैं। वो सिर्फ एप्लीकेशन पर ही होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं, कुछ क्लासेस एप्लीकेशन पर होती हैं, तो इसकी ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रही है। फ्री लाइव क्लासेस, जी हाँ, फ्री लाइव क्लास शुरू हो रही है मंडे से, है ना। सोमवार दोपहर 12:30 बजे इसका समय रहेगा। एग्जैक्ट 12:30 पर हम लाइव जाएंगे, है ना। एप्लीकेशन पर भी आप लाइव देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। ठीक, इन क्लासेस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों। मॉडल पेपर हम पहली बार सॉल्व करेंगे लाइव। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आइए टॉपिक पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 तक हम कर चुके हैं बच्चों। यहाँ से आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से हमें डिस्कशन करना है। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि प्रश्न पढ़ते ही क्या आपको ये पता चलता है कौन से काव्य का प्रश्न है, ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है? अगर आपको ये पता नहीं चलता है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि एटलीस्ट क्वेश्चन कहाँ से है। ठीक है, शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था, ये प्रश्न कादम्बरी से पूछा गया है। और चार विकल्प आप देख पा रहे हैं: पुंडरीक, चंद्रापीड़, वैशंपायन और कपिंजल। ठीक है, कादम्बरी में दो पात्रों के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। और ये शूद्रक जो है पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ था, ऐसा हमें बता रहे हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, इससे पहले वाले सत्र में हमने प्रश्न संख्या 20 में देखा था कि चंद्रापीड़ किसका अवतार था। ठीक है, चंद्रापीड़ किसका अवतार था, और उस प्रश्न के उत्तर में हमने जाना चंद्रापीड़ चंद्रमा का अवतार था। चंद्रमा ये अगले जन्म में चंद्रापीड़ बना। और इस प्रश्न में हमें एक सूचना मिली है कि शूद्रक पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ था, मीन्स ये चंद्रापीड़ ही अगले जन्म में शूद्रक बन गया। आई बात समझ में? तो एक पात्र के 3 जन्म तो हमें यहाँ पर पता चल ही रहे हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22।
शुक पूर्व जन्म में क्या था? प्रश्न में पूछा है कि शुक जो है यह अपने पूर्व जन्म में क्या था? ठीक है, श्वेत केतु, कपिंजल, चंद्रापीड़ या वैशंपायन। चारों विकल्पों को पढ़ करके आपको याद आ रहा होगा स्टोरी में से कि सही उत्तर है वैशंपायन। तो शुक अपने पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन। ठीक है, और इसका अगला प्रश्न इसी से संबंधित प्रश्न संख्या 23 में पूछा है जन्मांतर मतलब अगले जन्म में पुंडरीक ही हुआ क्या? पुंडरीक जो है वो अगले जन्म में क्या हो गया? इंद्रायुध, चंद्रापीड़, वैशंपायन या शूद्रक। तो इनमें से सही उत्तर क्या है? सी विकल्प वैशंपायन। पुंडरीक ही अगले जन्म में वैशंपायन हुआ। मैं आपको वापस पिछली स्लाइड पर लेकर जाती हूँ। यहाँ पर हमने लिखा ये, और जो अभी 23वें प्रश्न से हमने समझा वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आप समझ पा रहे हैं पुंडरीक, वैशंपायन और शुक ये 3 जन्मों में पात्र रहा है ना। तो ये वैशंपायन पात्र के 3 जन्मों की कथा वर्णित है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा वर्णित है, वो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। ठीक है, मात्र इन 2 ही पात्रों के 3 जन्मों की कथा बताई गई है। इसके अतिरिक्त सभी पात्र एक ही जन्म में चलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महर्षि जाबाली के पुत्र का क्या नाम है? महर्षि जाबाली के कौन से पुत्र का वर्णन यहाँ पर मिलता है? हारीत, शार्दूल, श्वेतकेतु या शांगरव। तो ये है, क्या होगा राइट आंसर? ऋषि हारीत। महर्षि जाबाली के पुत्र कौन थे? हारीत। ठीक है, ए आंसर राइट है। आगे आ जाए बच्चों, प्रश्न संख्या 25, महाश्वेता किसकी पुत्री थी? इंद्रायुध, भानुकेतु, चित्ररथ या हंस। महाश्वेता जो है यह किसकी पुत्री बताई गई है? ये पात्र के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको बच्चों बताना है डी विकल्प सही है, ये हंस की पुत्री थी। ओके, कादम्बरी के प्रश्न चल रहे हैं बच्चों। गद्य पद्य साहित्य बहुत महत्वपूर्ण इकाई है ना। सुनने और देखने में ऐसा लगता है छोटी सी बात है, लेकिन गद्य साहित्य कितना विपुल है। बहुत सारे काव्य आपके इसमें सम्मिलित किए गए पाठ्यक्रम में, और पद्य साहित्य में तो क्या ही कहें, है ना, बहुत सारे काव्य वहां पर भी हैं। ऐसे बीच बीच में से क्वेश्चंस आते हैं, कभी सूक्तियों से, कभी पात्रों से, कभी कथाओं से, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते चलिए बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत मजेदार तरीके से अभ्यास करवाया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ना, एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस होने वाली हैं। उन लाइव क्लासेस का बेनिफिट आप लीजिए बच्चों। मॉडल पेपर्स हम सबसे पहले करेंगे, फिर इकाई वार अभ्यास करेंगे। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जितनी भी इकाइयां दी गई हैं, इकाई वार अभ्यास वहां पर चलेगा। ठीक है, तो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना बच्चों, आ जाइए एप्लीकेशन पर। प्रश्न संख्या 26, महाश्वेता किसकी दासी है? अगेन एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने आया है जिसमें सारे विकल्प हमको राइट लग रहे हैं। महाश्वेता किसकी दासी है? सॉरी, महाश्वेता की दासी कौन है ना, मैंने प्रश्न को उल्टा पढ़ा। महाश्वेता की दासी का क्या नाम है ये पूछा। ठीक है, तो चंद्रलेखा, तरलिका, मदनिका या पत्रलेखा, क्या होगा राइट आंसर? महाश्वेता की दासी का नाम तरलिका। अब ये विकल्प आपको जानबूझकर ऐसे दिए गए हैं, हमको सारे राइट लगते हैं। ये चंद्रलेखा, पत्रलेखा, मदनिका कहीं ना कहीं पात्र रहे हैं। ठीक है, और रानियों की दासी के रूप में ही लगभग ये रहे हैं। ठीक है, पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक
प्रश्न का एक ही उत्तर राइट होता है। अगर ढंग से पढ़ेंगे, बार बार दोहरान करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 27, महाश्वेता का आश्रम कहाँ पर था? पंपा सरोवर पर, हेमकूट के शिखर पर, या अलका के पार्श्व में, या आछोद सरोवर के पास में। कहाँ पर महाश्वेता का आश्रम वर्णित किया गया है? कादंबरी में बच्चों मूल कथा का मतलब जो बाणभट्ट ने लिखी है वो आछोद सरोवर तक की घटना को ही उनके द्वारा लिखा गया ऐसा मानते हैं। उसके बाद वाला जो भी कथानक है, जितनी भी स्टोरी है, वो सब उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट, उनके पुत्र का नाम कहा जाता है, उनके द्वारा पूरी की गई है स्टोरी, है ना। आछोद सरोवर याद रखना है आपको। महाश्वेता के आश्रम तक की घटना बाणभट्ट ने स्वयं लिखी है, इसके बाद इनके पुत्र ने इसे पूर्णता प्रदान की है। हमें दो बात यहाँ पर सीखने को मिली। आइए अगला प्रश्न, कादंबरी की सहचरी मतलब इसकी सखी कौन थी? कादंबरी की सखी का नाम पूछा है। फिर से वैसे ही विकल्प आ गए, चंद्रलेखा, पत्रलेखा, चित्रलेखा, मदलेखा, ना एक जैसे नाम है, डेफिनेटली कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे। पात्र संयोजन वाली क्लास भी आपके लिए लगाई जाएगी, तो गलतियां हम नहीं करेंगे। कादंबरी की सखी, सहचरी, सहेली का नाम क्या था? पत्रलेखा, राइट। आगे आ जाए, कादंबरी किसकी पुत्री है? महर्षि जाबाली, गंधर्वराज चित्ररथ, भगवान श्वेत केतु, या गंधर्वराज हंस। देखिए हंस की पुत्री महाश्वेता थी, अभी अभी हमने एक प्रश्न में देखा, तो वो नहीं है। कादंबरी किसकी पुत्री है? गंधर्वराज चित्ररथ की। ठीक है, बी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट होगा। आगे आ जाए, प्रश्न संख्या 30, बुद्ध चरितम किसकी प्रसिद्ध रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न, लेकिन आसान है, हमें पता है। महाकवि अश्वघोष का बहुत प्रसिद्ध यह ग्रंथ है, महाकाव्य है बुद्ध चरितम। ठीक है, तो अश्वघोष का है, कोई संदेह की बात होनी नहीं चाहिए, यहाँ दूसरे विकल्पों को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। बुद्ध चरितम अश्वघोष का है। अश्वघोष के आशयदाता कौन थे? कि महाकवि अश्वघोष जो है, इनको किसने आश्रय दिया था, या कौन से राजा के दरबार में आश्रित कवि के रूप में ये रहते थे? तो पौरवराज नहीं, कश्मीर नरेश भी नहीं, हस्तिनापुर नरेश भी नहीं, सी विकल्प राइट है, मगध नरेश। मगध के राजा के आश्रित कवि ये रहे अश्वघोष। ठीक है, आगे आ जाए, अश्वघोष का उपनाम पूछा है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करते हैं। देखिए अश्वघोष का उपनाम क्या है, मतलब इनको किन और नामों से जाना जाता था, ये अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। देखिए विकल्प ए में लिखा है बौद्ध भिक्षु, ये सही है। बी में लिखा है आर्यभदंत, ये भी सही है। और सी में लिखा है महावादी, ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी विकल्प को हम राइट करके आएंगे, डी पर ही गोला काला करेंगे। ठीक है, और मतलब इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इसके अतिरिक्त देखिए इन्हें मातृचेट एवं पितृचेट के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी इनके अपर नाम है, अश्वघोष के उपनाम है। ठीक है, तीन नाम तो आपको यहाँ पे विकल्पों में दिख गए, दो और मैंने बता दिए। हो सकता है अपकमिंग क्वेश्चन में ये वाले नाम हो जो अलग से हमने जोड़े। ठीक है, आगे आ जाए, प्रश्न संख्या 33, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं बच्चों। कवियों के बारे में जब आप डिटेल पढ़ेंगे, कवियों के जीवन के बारे में, तो इनके व्यक्तित्व कृतित्व को देखेंगे ही, साथ ही इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण
लोगों के बारे में भी हम जानेंगे, जैसे इनके माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, सबके नहीं लेकिन जो उपलब्ध है वो, गुरु का नाम, पितामह का नाम, है ना? तो ये और राजा, किन राजा के आश्रित ये रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा है गुरु का नाम, तो अश्वघोष के गुरु का नाम मनोरथ नहीं, सुप्रभदेव भी नहीं, दामोदर भी नहीं, ए विकल्प में जो लिखा है ना पार्श्व, ये राइट आंसर है। पार्श्व, अश्वघोष के गुरु का क्या नाम है? पार्श्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, बुद्ध चरितम के नायक गौतम बुद्ध हैं किस प्रकार के? आप सभी को पता होना चाहिए, संस्कृत साहित्य में जो नायकों के बारे में बताते हैं, नायक 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित। ठीक है, मैंने चारों के नाम लिखे हैं, विकल्प में चारों नहीं लिखे हुए हैं, एक जगह पर सिर्फ धीर लिखा हुआ है, पर जो मैंने लिखा है इनको आप नोट कर लें। अब आपसे पूछा है कि बुद्ध चरितम का जो नायक है ना, गौतम बुद्ध, ये किस कोटि का नायक है? तो बच्चों ये धीर प्रशांत कोटि के नायक माने जाते हैं ना। इनकी जो क्वालिटीज है, इनका नेचर कैसा है ना, किस प्रकृति के ये हैं, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, ये धीर प्रशांत कोटि के नायक हैं। ठीक, 34वां प्रश्न हमारा हल हुआ। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 35, गौतम के जन्म से महानिर्वाण तक की कथा या ये वर्णन प्राप्त होता है कहाँ पर? गौतम कौन? गौतम बुद्ध, है ना। इनके जन्म से लेकर के इनको जो महानिर्वाण मिला है वहां तक का वर्णन कहाँ पर है बच्चों? क्या मेघदूतम में है? नहीं। शारिपुत्र में है? नहीं। नीति शतक में है? नहीं। बुद्ध चरितम में है? हाँ। अगर आपको ये नाम पूरा नहीं पता है तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैंने अभी स्पष्टीकरण में बताया आपको कि गौतम कौन? गौतम बुद्ध। तो बुद्ध चरितम में इनके जन्म से लेकर के जो मोक्ष इन्हें प्राप्त हुआ तब तक का वृतांत बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। प्रश्न संख्या 35 का हल हमने लिया, क्या है? डी उत्तर सही। ठीक, आ गया क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों अच्छा लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है? बस ऐसे ही हम टिल द एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए क्विजेस ला रहे हैं ना, ताकि आपने जितना भी कुछ थियोरेटिकल में पढ़ा है उसको आप मजेदार तरीके से अभ्यास कर पाएं और स्थायी रूप में चीजों को याद रख पाएं, इसलिए क्विजेस डिजाइन किए जा रहे हैं। जल्दी से एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। यूट्यूब और एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस होने वाली हैं, कुछ पेड कोर्सेज भी आने वाले हैं, तो उनका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, मैं आपके साथ हूँ, आप लोगों को भी बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अश्वघोष किसके राज कवि थे? अश्वघोष जो है ये किसके राज्य में थे? कौरव राज, कनिष्क, वर्मलात या राज्यवर्धन? तो बच्चों अश्वघोष जो है ये किसके राज्य के कवि थे? अभी अभी एक प्रश्न हमने थोड़ी देर पहले देखा ऐसा, है ना, कि अश्वघोष के आश्रयदाता कौन थे? मगध नरेश। अश्वघोष मगध नरेश कनिष्क के राज्य में कवि थे, है ना, इनके राज कवि के पद में के पद पर आसीन थे। ठीक है, तो बी विकल्प राइट करना है। मैंने अभी यहीं पर आपको याद दिला दिया कि अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने ऐसा देखा है, तो दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। एक जैसी इंफॉर्मेशन कहीं पर दिखती है उसको भी इकट्ठा करना सीखें, और एक जैसी दिखने वाली जो अलग अलग सूचनाएं लेकर आती है जो हमें भ्रमित करती है उनको भी इकट्ठा करें। यथा स्थान चीजों को याद करने से हमें कंफ्यूजन नहीं रहता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, बुद्ध चरितम महाकाव्य में किसके निर्मल सात्विक जीवन का सरल एवं सरस विवरण है? प्रश्न देखो, थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में पूछा है, लेकिन पूछना क्या चाहा, बहुत आसान बात। बुद्ध चरितम महाकाव्य में किसका वर्णन है ये पूछ रहे हैं।
तो छोटे बच्चे को भी ये प्रश्न पूछोगे वो भी सही आंसर आपको बता देगा कि बुद्ध चरितम में बुद्ध के निर्मल और सात्विक जीवन का सरल सरस वर्णन दिया गया है। इसी कारण से काव्य का नामकरण हुआ है। ओके बच्चों, तो ये हुआ हमारा ए विकल्प। अब देखो मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ बी सी जो विकल्प है, दीक्षित तो खैर गलत ही है। बी और सी विकल्प आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। अश्वघोष के ही द्वारा विरचित ये काव्य है राष्ट्रपाल नाटकम, शारीपुत्र प्रकरणम, है ना। तो हमारे माइंड में कहीं ये आ सकता है कि अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा है ना। तो कहीं पर कथानक जो है कहीं मिश्रित ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि ये विकल्प जानबूझकर रखे जाते हैं, हम कंफ्यूज हो इसलिए। पर कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत इजी बात पूछी है। ठीक है, आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 38, शाक्यों में कौन राजा हुआ? शाक्यों में राजा कौन हुआ? शुद्धोदन, अश्वघोष, राज्यवर्धन या प्रजापाल नाम का राजा, है ना। तो कौन राजा हुआ आपको ये बताना है। शाक्यों में प्रजापालक नाम का कोई राजा नहीं था, राज्यवर्धन भी नहीं था। अश्वघोष में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अश्वघोष कवि हैं, ये स्वयं को राजा किसी भी काव्य में नहीं बताते हैं। तो शुद्धोदन नाम का राजा हुआ, ए विकल्प आपका राइट है। अगेन एक बात आपको मैं कहूंगी कि जब काव्यों को आप डिटेल पढ़ते हैं, डिटेल का मतलब ऐसा नहीं है कि हर काव्य को आप पंक्तिशः पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है ना, कोई आवश्यक नहीं है कि पंक्तिशः श्लोकशः आप हर काव्य को पढ़ें, पर एटलीस्ट मोटे मोटे रूप में आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, है ना। मैं आपको प्रत्येक कवि, उनके द्वारा विरचित काव्य ये भी समझाऊंगी, ऐसे सेशन भी आपके लिए बनाए जा रहे हैं बच्चों, है ना। तो उन सेशंस को अटेंड करने के बाद सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 39, किसके जन्म से संसार के लोगों के समस्त रोग समाप्त हो गए? ऐसी बात बताई गई है कहाँ पर? बुद्ध चरितम काव्य में। बुद्ध चरितम काव्य को जब आप पढ़ेंगे, कभी डिटेल पढ़ने का अवसर मिले तो आप देखिएगा, स्टार्ट ही वहां से होता है, ये यहीं से शुरू होता है कि बुद्ध के जन्म से संसार के सभी लोगों के रोग समाप्त हो गए, सभी लोग प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो बी विकल्प सही है बिना किसी संदेह के। अभी बस समझ। चलिए, प्रश्न संख्या 40, बुद्ध के जन्म के पश्चात किसकी प्रसन्नता का वर्णन है? प्रश्न संख्या 39 में देखा था हमने कि लोग प्रसन्न हुए, है ना, लोगों के दुख समाप्त हुए, लेकिन बुद्ध के जन्म के ठीक पश्चात देवगणों की प्रसन्नता का वर्णन भी किया गया है ना। काव्य का प्रारंभ ही ऐसे ही होता है, तो देवगण प्रसन्न होते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, ऐसी बात बताई। तो बुद्ध के जन्म के पश्चात किनकी प्रसन्नता का वर्णन है? देवगणों की प्रसन्नता का वर्णन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, बुद्ध चरितम के पहले श्लोक में पहले सर्ग के किस श्लोक में ऐसी पंक्ति दिखती है? एकम धवलम नागेंद्रस्य, यह वर्णन प्राप्त होता है बुद्ध चरितम के पहले सर्ग के किस श्लोक में? दूसरे श्लोक में, देखो एक सेकंड, दूसरे श्लोक में, पांचवें श्लोक में, तीसरे श्लोक में या 9वें श्लोक में? तो बच्चों मंगलाचरण होता है पहला श्लोक, पहले श्लोक में मंगलाचरण है, अश्वघोष ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण दिया है इस काव्य में, और दूसरे श्लोक में ये पंक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ए विकल्प हमारा सही है, प्रथम सर्ग के दूसरे श्लोक में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इक्ष्वाकु वंशों से संप्रसूत मतलब उत्पन्न प्रेमाकर चंद इव प्रजानाम ना, ये प्रजाओं के कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ इक्ष्वाकु वंश में ऐसा उत्पन्न हुआ
है ना? यह पंक्ति बुद्ध चरितम के किस सर्ग में प्राप्त होती है? बच्चों, इक्ष्वाकु वंश में ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ, प्रेमाकर चंद्र के समान प्रजाओं के कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ। ऐसी पंक्ति उत्पन्न होने की बात कहाँ पर होगी? बहुत कॉमन सेंस की बात है, प्रथम सर्ग में ही है। ठीक है, पहले सर्ग में ही प्रारंभ ही इसी से होता है। बुद्ध चरितम के प्रथम सर्ग की अंतिम पंक्ति क्या है? ये बुद्ध चरितम का पहला सर्ग जो है, जहाँ पे बुद्ध की व्युत्पत्ति बताई गई, जन्म बताया गया है, इनके जन्म से लोगों की प्रसन्नता, देवगणों की प्रसन्नता, सब कुछ यहाँ पर वर्णित है। तो यह प्रथम सर्ग जो है, इसका समापन किस पंक्ति से होता है? बच्चों, अगेन वही बात कहूंगी मैं आपको कि हम यहाँ पर गैस नहीं कर सकते। ठीक है, तुक्का नहीं लगा सकते, ये चीजें डिटेल्ड पढ़ने पर ही पता चलती है। अभी के लिए बता दूं आपको, सही उत्तर है बी विकल्प, कुंवर प्रसूतौ, ऐसा लिखा है, कुंवर प्रसूतौ, ये बी विकल्प राइट है। ठीक, आगे आ जाएं। प्रश्न संख्या 44, रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है? कोई संदेह है क्या आप लोगों को? कवि कुलगुरु, कवि शिरोमणि कालिदास, महाकवि कालिदास के ए विकल्प राइट है। प्रश्न संख्या 45, रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन दिखाया गया है? बच्चों, विकल्पों को देखिए ध्यान से, 25, 35, ऐसे विकल्प तो बिल्कुल भी राइट नहीं होते हैं। इन दोनों को तो आप डायरेक्ट ही हटा सकते हैं। बी विकल्प में लिखा है 30 और सी विकल्प में लिखा है 31। रघुवंशम के राजाओं से संबंधित प्रश्न का ये दोनों उत्तर सही हो सकता है। ठीक है, पर परिस्थिति क्या होगी? देखिए, दिए गए प्रश्न में आपको सीधा पूछा है कितने राजाओं का वर्णन है, मतलब कुल राजा, तो कुल राजाओं की संख्या 31 है। सी विकल्प को आप राइट कर देंगे। लेकिन यदि यहाँ पर रघुवंशीय राजा पूछे होते, प्रश्न में रघुवंशीय राजाओं की बात पूछी होती, तब आप 30 वाले विकल्प को राइट करते। प्रश्न समझ में आ गया? दो इंफॉर्मेशन आपको मिली। चलिए, अगला प्रश्न, रघुवंशम का उपजीव्य है क्या? रघुवंशम महाकाव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, मतलब इसकी स्टोरी, कथानक कहाँ से है? विष्णु पुराण, नारद पुराण, महाभारत, सभी विकल्पों को निस्संदेह आप हटा पाएंगे। आपको पता है रामायण उपजीव्य काव्य यह है। ये स्टोरी रामायण से उठाई गई है ना, राम भगवान और रघुवंश की वंशावली, सभी प्रकार का जो वृतांत दिया गया है, सब कुछ रामायण पर ही आश्रित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 18, 19, 20 या 21? तो बच्चों, यह महाकाव्य 19 सर्गात्मक है ना, सर्गों में विभाजन हुआ है और 19 सर्ग हैं। निस्संदेह 19 वाले विकल्प को आप सही करेंगे। आगे अच्छे प्रश्न है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, रघुवंशम में उपवर्णित अंतिम राजा कौन है? अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कि रघुवंश जो चल रहा था, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, मनु के जो वंशज हैं, ये राजा दिलीप से शुरू हुए और कहाँ पर समाप्त हुए? ये रघुवंश में वर्णित अंतिम राजा है अग्निवर्ण, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अग्निवर्ण अंतिम कामुक राजा था, इसकी कामुकता के कारण यह वंश यहीं पर समाप्त हो गया। अच्छा, अगला प्रश्न 49, रघुवंश में उपवर्णित प्रथम राजा कौन है? अच्छा प्रश्न है, राम नहीं, दशरथ भी नहीं, रघु नहीं, दिलीप। राजा दिलीप पहले राजा हैं रघुवंश के। ठीक है, तो
49 का बी विकल्प आप राइट करेंगे। रघुवंशम में पहले राजा कौन है, मतलब जो राजा आपको बताए गए हैं कुल रघुवंशी राजा 30, उनकी बात हो रही है। और कुल 31 कहाँ से इसका प्रारंभ होता है, हम कहते हैं ना कुल राजा 31 है, तो प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मनु से, मनु से इसका प्रारंभ होता है। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं आता है, ज्यादातर जो पूछा जाता है वह प्रश्न आपके सामने है ना, यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और आज के इस सत्र का अंतिम प्रश्न, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, यह मंगलाचरण, यह मंगल श्लोक किस सुप्रसिद्ध काव्य से ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। मंगलाचरण का पूरा ही श्लोक दे करके आपको पूछा है, और डेफिनेटली इस श्लोक को आप बार बार पढ़ते हैं, कभी छंद के प्रकरण में, कभी अलंकार के प्रकरण में, हम इसको पढ़ते ही है ना। और काव्य जब डिटेल में पढ़ते हैं तो भी हमें याद आ जाता है कि महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम की शुरुआत, यानी कि मंगलाचरण मंगल श्लोक, वो ये रखा है, मतलब इस रघुवंशम की शुरुआत किससे की है, इस मंगल श्लोक से की है। और मंगलाचरण में यह पार्वती परमेश्वर, शिव और पार्वती की स्तुति करते हैं, जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर यानी कि शिव और पार्वती की स्तुति ये करते हैं। प्रश्न ये भी आ जाता है कि रघुवंशम में महाकवि कालिदास ने जो मंगलाचरण रखा है वो किस कोटि का है, किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो आपको याद रखना है यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। प्रश्न ये भी आता है कि मंगलाचरण में इन्होंने किसे प्रणाम किया है या किसे नमस्कार किया है, तो पार्वती एवं परमेश्वर दोनों को। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहीं पर समाप्त करेंगे आज के इस सत्र को। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, यूट्यूब और मोबाइल एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं मंडे से। टाइम रहेगा दोपहर 12:30 बजे, तो ठीक 12:30 बजे लाइव आना है आप लोगों को। उससे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ना। किसी भी वे से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक इन क्लासेस की इंफॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, आप लोगों के सजेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं बच्चों। आप लोग अपकमिंग क्लासेस के अंदर क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कौन सी इकाई को विशेषकर पढ़ना चाहते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं या क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आप, जो भी बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस डिजाइन होंगी बच्चों, क्योंकि आप ही के लिए मैं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। क्या आप मेरे साथ में हैं? यदि हाँ, तो जुड़ जाना है हर तरीके से और जुड़े रहना। टिल द एग्जामिनेशन हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, अपनी मजबूती बनाएंगे, तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे और इस बार डेफिनेटली सिलेक्शन लेंगे। राइट बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले सत्र में इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।